Hello listeners, I am Dr. Anuj Kumar Sharma. I am working in Center for Advanced Studies, Dr. APJ Abdul Kalam Technical University, Lucknow का एक संस्थान है. I am in mechatronics department over there. And today in this lecture, we are going to discuss strain energy and three dimensional stresses. These two are very small topics but important topics, which we will rush through in this lecture and discuss the importance of these two words. Strain energy, it is very important because it would be helpful in understanding the simple bending also, and also to understand the theories of failure. So, these are the outlines of my today's lecture. First we will discuss something about the introduction, then strain energy we will discuss in little bit detail, and we will derive some formula here. Numerical problem we will take on this. Then we will take the glimpse of three dimensional stresses, three dimensional stress tensor we will discuss here. उसके बाद जनरलाइज्ड हुक्स लॉ एक छोटा सा टॉपिक है, बट इट्स नॉट इन सो डिटेल, एंड देन विल टेक द न्यूमेरिकल प्रॉब्लम ऑन थ्री डायमेंशनल स्ट्रेसेस. सो फर्स्ट ऑफ ऑल देखते हैं कि चार शब्द हैं यहाँ पे लिखे हुए हैं, इनको हम लोग थोड़ा सा डिस्कस करेंगे. फर्स्ट इज द स्ट्रेन एनर्जी. So, strain energy we know it is the work done in straining the material within the elastic limit. Let us say कि कोई भी एक ऑब्जेक्ट है, इस ऑब्जेक्ट को अगर हम पुल करते हैं तो इसके अंदर कुछ इलोंगेशन होगा. लेट से इनिशियल लेंथ इज एल. जब हम इसकी इलोंगेशन करेंगे तो इसकी जो अदर डायमेंशंस हैं वो रिड्यूस होंगी, और जो लेटरल डायमेंशन है, जो लॉन्गिट्यूडनल डायमेंशन है, वो इलोंगेट होगी. तो इसमें एल प्लस डेल्टा एल. और जब हम इस लोड को रिलीज़ करेंगे, लेट से इनिशियली वी अप्लाइड लोड, और हमने इसको लोड को रिलीज़ किया, तो अगर ये वापस अपनी ओरिजिनल शेप में आ गया, इट मीन्स हम लोगों ने उसको उसी पर्टिकुलर लोकेशन यील्ड पॉइंट तक हम लोगों ने उसको स्ट्रेच किया है. तो अगर हम स्ट्रेस स्ट्रेन डायग्राम देखें किसी भी डक्टाइल मटेरियल का, लेट से फॉर माइल्ड स्टील, सो लेट से दिस इज द यील्ड पॉइंट. अगर हम यील्ड पॉइंट के बाद इसको स्ट्रेच करते हैं, परमानेंट डिफॉर्मेशन वाली जोन में हम चले जाते हैं, व्हाट हैपन्स, तो इट डजंट कम बैक टू द ओरिजिनल पोजीशन. वो कहीं ना कहीं उससे थोड़ा सा स्ट्रेन एब्जॉर्ब कर लेता है. सो दिस इज द रेजिडुअल स्ट्रेन. तो इसका मतलब उसने अपने अंदर एक, जैसे हम स्प्रिंग है, स्प्रिंग को अगर कोई हेलिकल स्प्रिंग है उसको हम अगर पुल करते हैं तो व्हाट हैपन्स टू दी स्प्रिंग, अगर हम उसको थोड़ा सा पुल करते हैं अप टू यील्ड पॉइंट ओनली और उससे हम फोर्स हटा देते हैं, तो व्हाट हैपन्स, इट कम्स बैक टू दी ओरिजिनल पोजीशन, अपनी ओरिजिनल शेप और साइज़ में वो आ जाता है. तो अगर हम उसको बहुत ज़्यादा पुल कर देते हैं तो क्या होता है कि वो उसके जो हेलिकल जो स्ट्रक्चर था, उसकी जो पिच थी उन कॉइल्स की, वो क्या है कि वो वापस अपनी ओरिजिनल शेप में नहीं आया. तो क्या हुआ कि उसके अंदर एक परमानेंट डिफॉर्मेशन आ गया. तो वो जो डिफॉर्मेशन है वो किस फॉर्म की वजह से आया, किसकी वजह से आया, उस मटेरियल ने अपने अंदर कुछ एनर्जी एब्जॉर्ब कर ली इन द फॉर्म ऑफ स्ट्रेन. तो वो जो स्ट्रेन है दैट इज द रेजिडुअल स्ट्रेन. तो वो एनर्जी इट मीन्स इट इज़ द वर्क डन. सो वट एवर वी हैव applied the force, that force multiplied by the displacement, or here we can see the elongation. So, that force multiplied by elongation, that gives you the strain energy. So, this is the strain energy. Now, what is the proof resilience? It is the maximum strain energy that can be stored in a material without permanent deformation. So, up to the yield point, if you stretch any body and it absorbs some energy, so that is the maximum energy a body can store without permanent deformation. तो वैसे तो एनर्जी और ज़्यादा उसके अंदर स्टोर होगी. सो इट मीन्स जो आपका यील्ड पॉइंट है यहाँ तक, तो इसके अंदर जो एनर्जी है ये, सो दिस इज द प्रूफ resilience. And another is the modulus of resilience. So, it is the maximum strain energy stored in the body per unit volume. Now, if we divide the proof resilience by the volume of the object, then the quantity which we are getting, that is the modulus of resilience. So, modulus means when modulus comes before any quantity, तो क्या होता है, या तो हम वेट या वॉल्यूम के कंपैरिजन में देखने लगते हैं चीज़ों को. तो मॉडुलस ऑफ रेजिलियंस मतलब जो एनर्जी स्टोर हो रही है पर यूनिट वॉल्यूम, कितनी एनर्जी स्टोर हो रही है किसी ऑब्जेक्ट में, दैट इज द स्ट्रेन एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम, मॉडुलस ऑफ रेजिलियंस. एंड व्हाट इज द प्रूफ लोड? इट इज द मैक्सिमम लोड विच कैन बी अप्लाइड
to a member without its being permanently deformed. जैसे ये ऑब्जेक्ट था, इसको हमने 10 न्यूटन लगाया, फिर 15 न्यूटन लगाया, 20 लगाया, 25 लगाया और इस लोड को हम बढ़ाते चले गए और एक ऐसा लोड मिलेगा हमको कि अगर उससे हम ज़्यादा लगाएंगे तो परमानेंट डिफॉर्मेशन हो जाएगा और अगर उससे कम लगाएंगे तो वी दैट कंपोनेंट विल ऑलवेज बी इन सेफ हैंड्स और इट वुड बी इन सेफ लिमिट्स और उसका कोई इलोंगेशन परमानेंट डिफॉर्मेशन नहीं होगा. तो इस तरह का जो एनर्जीज़ हैं दैट इज़ नोन एज द स्ट्रेन एनर्जी. और अगर हम टफनेस की बात करें, यहीं पे हम डिस्कस कर लेते हैं, एक छोटा सा पॉइंट है. तो अगर ये क्या होता है कि हम लोगों को पता है कि यहाँ पे एक रप्चर पॉइंट होता है, तो रप्चर पॉइंट पे आने के बाद ये टूट जाता है, फ्रैक्चर पॉइंट जिसको हम बोलते हैं. तो यहाँ तक जो वो एनर्जी स्टोर करती है ये बॉडी, सो दिस इज नोन एज द टफनेस. तो अब हम एक छोटा सा एग्जाम्पल लेते हैं कि स्ट्रेन एनर्जी अंडर यूनी एक्सियल और वन डायमेंशनल एक्सियल लोडिंग की अगर हम बात करें तो स्ट्रेन एनर्जी अगर हम ड्राइव करना चाहें तो कितना होता है. फॉर्मूला आता है हमारा जनरली निकल के सिग्मा स्क्वायर अपॉन 2e. लेट अस सी कि हाउ इट कम्स. तो यहाँ पे हम देख रहे हैं कि एक सिलेंड्रिकल रॉड है जिसका हम लोगों ने P लोड लगाया हुआ है. यहाँ पे आप देख रहे हैं तो ये इसको इलोंगेट करने की कोशिश कर रहा है. इसका जो क्रॉस सेक्शन है वो सर्कुलर है और वो A है इसका एरिया, डायमीटर इज D, लेंथ इसकी L है. तो अगर हम इसको एक्सियली लोड करते हैं, एक्सटेंड करते हैं, तो व्हाट इज़ द डिफॉर्मेशन, दिस वी नो. डिफॉर्मेशन इज इक्वल टू किसी भी एक रॉड में अगर हम फोर्स और ये सारी क्वांटिटी पता है तो व्हाट इज द स्टैंडर्ड फार्मूला, PL अपॉन AE. So PL upon AE, P is the load, L is the length, A is the cross sectional area, E is the modulus of elasticity. So when we replace P by A by sigma, so it becomes sigma L by E. So now if we draw, because it is representing the straight line, so delta is equal to sigma L by E. L is constant, E is constant. When we select the beam, so L and E both becomes constant. So it means delta is directly proportional to x. So we can compare this equation with y is equal to mx, or we can say y is directly proportional to x. So on y axis here we have taken the load. So you can see, so this is the straight a triangular kind structure comes, and if we take the delta, so it means the deformation depends upon sigma, or sigma means it is the force. So here we can represent it like this also. So sigma is directly proportional to, sorry, this was not x, it was sigma. So here sigma, or we can say sigma is dependent on डेल्टा. सो जितना ज़्यादा हम स्ट्रेच करेंगे उतनी ज़्यादा स्ट्रेस उसके अंदर इंड्यूस होगी. सो हेयर वी कैन सी, सो 0 टू डेल्टा 1 इफ वी स्ट्रेच, सो इट बिकम्स स्ट्रेट लाइन. सो द टोटल, सो इट इज़ रिप्रेजेंटेड द ट्रायंगल. तो जो एवरेज फोर्स होगा, बिकॉज फोर्स वी आर नॉट अप्लाइंग इंस्टेंटली, इट इज़ नॉट द इम्पैक्ट लोड, it is gradually increasing load. So from 0 to P it has been increased. So what would be the load, average load? So 0 plus P by 2. So if we calculate the work क्या होता है कि अगर हम लोड को और डिफॉर्मेशन को एक ट्राइंगल बनाएं, इक्विवेलेंट ट्राइंगल फॉर्म करें, तो what we get, we generally get the area. So that area is equal to the work done. So that is equal to half into one direction P into delta. So it is the work done. So delta is the extension. तो यहाँ पे अगर हम देखते हैं कि we what is the load? Load is the P. So half into P into and delta. Delta is what? PL upon AE from this equation. From this equation we can get PL upon AE. So now we can replace P by sigma by E, right? So sorry, sigma into A. So P is equal to sigma multiplied by A. So when you put here sigma into A, so A in the lower side will be cancelled out and we can get only the A. So if you simplify it, you will get half sigma square upon E into V. V is the volume. So what this equation becomes? Sigma square upon 2E into volume. So volume is how much? Volume of a bar you can calculate. If we know the dimensions of the bar, we can calculate the volume. So this is the area multiplied by length. So area is how much? Area is
pi by 4 d square multiplied by length. So, by this way you can calculate the volume. So, work done in straining the bar is strain energy stored in the bar, and how strain energy is stored in the bar? In the form of work done. So, it means it is equal to half sigma square upon E into volume. So, this is the strain energy stored in the object, but if we want to calculate the resilience, then how it comes? So, strain energy per unit volume. So, this is the per unit volume. So, we divide this equation by V and V will be cancel out, then we will calculate the value u is equal to half sigma square upon E or sigma square upon 2 E. Since for simplicity we remember like this. So, this was in the case of direct stress, but if we have the shear stress, then what is the formula of this? Then the formula will becomes tau square upon 2 g into volume is the strain shear strain energy, और अगर हम shear resilience की बात करते हैं then it becomes tau square upon 2 g, volume unit volume की बात करें तो volume will be cancel out. So, tau square upon 2 g is the formula for this. कुछ और फॉर्मूले हैं जो हम लोग डिस्कस कर लेते हैं. अभी हम लोग जो फॉर्मूला ड्राइव किया दैट वाज फॉर द 1 डायमेंशनल स्ट्रेस. अब हमें 3 डायमेंशनल स्ट्रेस के लिए वी शुड रिमेंबर दिस फॉर्मूला. सो इफ इलास्टिक स्ट्रेन एनर्जी अंडर 3 डायमेंशनल प्रिंसिपल स्ट्रेसेस की अगर हम बात करें तो लेट सिग्मा 1, सिग्मा 2, सिग्मा 3 बी दी प्रिंसिपल स्ट्रेसेस एक्टिंग ऑन ए बॉडी एट ए पॉइंट. सो लेट से कि दिस इज द बॉडी और यहाँ पे सिग्मा 1, सिग्मा 2 एंड हेयर सिग्मा 3, ये 3 स्ट्रेसेस अगर उस पर काम कर रही हैं तो फिर नेट वर्क डन बाय सिग्मा 1 पर यूनिट वॉल्यूम वुड बी हाउ मच. अगर हम वो तीनों स्ट्रेसेस की वजह से कैलकुलेट करना चाहें सो दैट इज़ वेरी सिंपल. सो सिग्मा 1 स्क्वायर अपॉन 2 ई, एक में तो अगर स्ट्रेच होगा तो स्ट्रेन एनर्जी क्या होगी? पॉजिटिव होगी, और बाकी 2 डायमेंशंस में क्या हो रहा है? नेगेटिव स्ट्रेन है तो नेगेटिव स्ट्रेन एनर्जी होगी. मतलब अगर हम इसको सिग्मा 1 इज मैक्सिमम, अगर हम इसको मैक्सिमम की बात करें तो ये पुल होगा, स्ट्रेच होगा, पॉजिटिव स्ट्रेन होगी, और बाकी जो दोनों डायमेंशंस हैं उसमें क्या होगा? नेगेटिव स्ट्रेन्स होंगी. सो दिस फार्मूला विल बिकम सिग्मा 1 स्क्वायर अपॉन 2e माइनस ये पॉइजन्स रेशियो अपॉन 2e इंटू सिग्मा 1 सिग्मा 2 प्लस सिग्मा 1 सिग्मा 3. तो अगर सिग्मा 2 सिग्मा 3 जीरो हो जाएंगे सो दिस होल टर्म विल बिकम जीरो एंड वी विल गेट द यूनिडायरेक्शनल. सो सिमिलरली नेट वर्क डन बाय द सिग्मा 2 एंड सिग्मा 3, अगर ये तो सिग्मा 1 की वजह से था, इसकी वजह से, अगर हम इसकी वजह से देखें स्ट्रेन एनर्जी कितनी आ रही है तो ये वाली स्ट्रेस जो है वो इस डायरेक्शन में पुल करेगी, इलोंगेट करेगी, लेकिन बाकी जो दोनों डायमेंशन हैं उसमें क्या होगा? नेगेटिव आएगा. तो देन दिस फार्मूला विल बिकम W2, और अगर हम सिग्मा 3 की बात करें देन इट बिकम्स W3. तो तीनों अगर साइमल्टेनियसली लग रही हैं सिग्मा 1 सिग्मा 2 सिग्मा 3, देन हमें टोटल अगर वर्क निकालना है तो दैट वुड बी हाउ मच? इनको हम तीनों को ऐड कर दो. सो वी विल गेट 1/2e sigma 1 square plus sigma 2 square plus sigma 3 square minus 2 nu. This is the Poisson's ratio into sigma 1 sigma 2 plus sigma 2 sigma 3 plus sigma 3 sigma 1. So, this is very important formula. Sometimes straightforward numericals comes on this formula. So, this formula we have to remember. Now, there are different cases. If you see ki we have only 2 dimensional stresses, put sigma 3 equals to 0. If we have only 1 dimensional stresses, put sigma 2 sigma 3 both equals to 0, then we will get the formula for unidirectional stresses. Now, we will take small numerical problem on this. So, the principal stresses in a material are 50, 40 and minus 30 megapascal. So, let us say this is sigma 1, this is sigma 2 and this is sigma 3. Calculate, first we have to calculate the total strain energy. So, total strain energy per unit volume if you want to calculate, or because we have not been given the dimensions of the object, it means we cannot calculate the volume of the object. So, it means he is talking about the total strain energy per unit volume. So, that would be how much? This formula we have just discussed on the previous slide. So, just put all these values here. Sigma 1 is equal to 50, sigma 2 is equal to 40 megapascal and sigma 3 is equal to sigma
minus 30 megapascal. So, when you put all these values, you will get sigma total strain energy is per unit volume, small say we generally show. So, this is the total strain energy per unit volume. Now, in the second question he is asking volumetric strain energy. Volumetric strain energy per unit volume is that we have the standard formula, this is the standard formula 1 by 3 sigma 1 plus sigma 2 plus sigma 3 whole square multiplied by 1 minus 2 nu upon 2 E. E is the modulus of elasticity. Put all these values, E is equal to 200 gigapascal is given and Poisson's ratio is 0.3 is given. So, upon doing calculations you can get the value of volumetric strain energy per unit volume. Now, third, these are the straightforward formula based numerical problems. Next is the shear strain energy. Now, for this we have to calculate G, shear modulus we have to calculate. So, shear strain in this is the formula, small u is equal to 1 by 12 G sigma 1 minus sigma 2 square plus sigma 2 minus sigma 3 square plus sigma 3 minus sigma 1 square, तीनों की वैल्यू हमारे पास है, but G we do not have. So, we have to use the formula to calculate G. We have E and mu. So, we have a relation between E, G and nu. So, this is the standard relation between these three elastic constants. तो इनके बीच का रिलेशन अगर है तो इसको वैल्यू पुट करिए, यू विल गेट द वैल्यू ऑफ G. So, this G has come. Now, this is the put these values and sigma 1, sigma 2, sigma 3 here in the first equation, you can get the shear strain energy per unit volume. Now, he is asking also to calculate the factor of safety on the total strain energy criterion. So, it means we have calculated the total strain energy. Total strain energy, the formula is strain energy we have to calculate. So, strain energy under uniaxial loading, this formula we know, we have derived it. So, put sigma here 2 E, you will get the value, total strain energy is this. So, it is 25 kilonewton and the energy which we have derived here, the total strain energy how much it is 13.5. So, this is the 13.55 and the permissible is 25. So, we can calculate the strain factor of safety. So, just by dividing 25 by 13.55, so factor of safety is almost 2, that is 1.845. So, like this we can get the standard formula. So, this is the next topic of this unit number 1, 3 dimensional stresses. अभी तक हम लोगों ने जो मेन स्ट्रेसेस और ये सारी चीज़ें देखी हैं वो 1 डायमेंशनल या 2 डायमेंशनल पे देखी, 3 डायमेंशनल हमारे यहाँ सिलेबस में बहुत कम है, इसलिए हम लोग बहुत ज़्यादा डिटेल में इसको नहीं देखते हैं. बट अगर हम देखें तो 2 डायमेंशनल स्ट्रेसेस में देर आर 3 स्ट्रेसेस इंड्यूस्ड. अगर हम 2 डायमेंशनल स्ट्रेस सिस्टम की बात करते हैं स्ट्रेसेस में, तो हमारे पास कितनी स्ट्रेसेस आती हैं, 2 नॉर्मल स्ट्रेस होती हैं और 1 शेयर स्ट्रेस होती है. यहाँ पे हम लोग देख सकते हैं जैसे कि ये एक बॉडी है, जनरली जो हम लोगों ने देखा है वो हम लोगों ने अभी तक सिग्मा एक्स और सिग्मा वाई ये, और इसके अलावा इन प्लेन्स पे हम लोगों ने टॉ एक्स वाई. तो इसका मतलब 2 डायमेंशनल स्ट्रेसेस में हमारे पास सिग्मा एक्स सिग्मा वाई ये 2 डायरेक्ट स्ट्रेसेस हो गई और एक टाओ एक्स वाई ये हमारा शेयर स्ट्रेस हो गया. लेकिन अगर हम 3 डायमेंशनल स्ट्रेस की बात करें तो वी हैव 6 शेयर स्ट्रेसेस, 3 नॉर्मल स्ट्रेसेस, टोटल 9 स्ट्रेसेस हम लोगों को मिलती हैं. कैसे मिलती हैं वो हम यहाँ पे पैरेललोपाइप्ड इसको देख सकते हैं. यहाँ पे अगर हम देखें कि ये एक पैरेललोपाइप्ड है जिसमें कि हमारा ये सिग्मा एक्स है, ये सिग्मा जेड है और ये सिग्मा वाई है. मतलब सिग्मा वाई भी अगर हम इस पर सिग्मा जेड हमने यहाँ पे लिया है, अगर हम इस तरीके से ले लें तो 3 तो हमारी डायरेक्ट स्ट्रेसेस होगी जो हमारे यहाँ पे दिख रही हैं, 3 नॉर्मल स्ट्रेसेस और 6 शेयर स्ट्रेसेस. अब हमारे पास कितने प्लेन्स हो गए, 6 प्लेन्स हो गए. तो हर प्लेन पे शेयर स्ट्रेस होगी. तो अगर हम यहाँ पे देखें तो इस वाले प्लेन पे 2 हैं, टाउ एक्स वाई और टाउ वाई जेड. मतलब इसको हम डबल सब्सक्रिप्ट यूज़ करते हैं एक्स टू वाई. तो जैसे यहाँ पे देखते हैं टाउ एक्स जेड, मतलब x की वजह से जो z डायरेक्शन में जो इस प्लेन पे, तो एक्स जेड प्लेन पे जो आ रहा है तो ये हमारा
x डायरेक्शन ये हो गई और z डायरेक्शन ऊपर वाली हो गई, तो उसकी वजह से मतलब x की तरफ से z की तरफ रोटेट जो हो रही है, सो इट इज़ द shear स्ट्रेस। तो टाउ एक्स जेड ऐसे ही देखते हो आप, इसी प्लेन पे दो स्ट्रेस, एक टाउ वाई जेड है, तो हर प्लेन पे मतलब 3 प्लेन पे हम जहाँ पे हमारी सिग्मा एक्स सिग्मा वाई सिग्मा जेड लग रही हैं, तो दो दो shear स्ट्रेसेस भी हैं। तो टोटल जो हमारी shear स्ट्रेसेस कितनी है, 6 shear स्ट्रेसेस और 3 नॉर्मल स्ट्रेसेस। तो अगर हम इसको मैट्रिक्स की फॉर्म में लिखें तो ये हमारा स्ट्रेस टेंसर एक बनता है, तो जिसमें हमारा सिग्मा एक्स सिग्मा वाई सिग्मा जेड, और एक्स प्लेन की अगर हम बात करें तो सिग्मा एक्स, और दो हमारे एक्स वाई और एक्स जेड प्लेन की शेयर स्ट्रेसेस। सिमिलरली वाई प्लेन पे टाउ एक्स वाई टाउ वाई जेड और सिग्मा वाई। ऐसी जेड डायरेक्शन में अगर हम देखें तो टाउ एक्स जेड टाउ वाई जेड और सिग्मा जेड। तो ये हमारा एक मैट्रिक्स जो बनता है, इसी को बोलते हैं हम लोग स्ट्रेस टेंसर। इसी तरीके से 3 डायमेंशनल स्ट्रेन्स होती हैं। 3 डायमेंशनल स्ट्रेन्स की अगर हम बात करें तो हमारा एप्सिलॉन एक्स एप्सिलॉन वाई एप्सिलॉन जेड ये हमारी डायरेक्ट स्ट्रेन होती हैं, नॉर्मल स्ट्रेन्स। और जो ये सिग्मा एक्स वाई सिग्मा एक्स जेड, इनको जनरली कई बार हम ये जो होती हैं हमारी वो शेयर स्ट्रेन्स आ जाती हैं जो प्लेन के ऊपर जो रहती है। तो अगर हम इसको शेयर स्ट्रेन देखें तो ये सिग्मा एक्स वाई बाई 2, मतलब क्योंकि हमारी जो शेयर स्ट्रेन्स हैं नॉर्मल स्ट्रेन्स के कंपैरिजन में क्या है, हाफ। उसी तरीके से शेयर स्ट्रेस के कंपैरिजन में नॉर्मल जो स्ट्रेसेस होती हैं वो डबल होती हैं। तो उस तरीके से अगर हम देखें तो एप्सिलॉन एक्स इज इक्वल टू एप्सिलॉन ये गामा एक्स वाई बाई 2 गामा वाई जेड बाई 2। तो ये यील्ड पॉइंट पे जो हम स्ट्रेसेस देखते हैं तो वो उनके हाफ हो जाती हैं जनरली। एंड दिस इज द जनरलाइज्ड हुक्स लॉ। बहुत ज़्यादा डिटेल में नहीं है, बट जनरली अगर हम 3 डायमेंशनल स्ट्रेसेस की बात करते हैं तो जो हुक्स लॉ है हमारा, हुक्स लॉ क्या कहता है, हुक्स लॉ कहता है कि स्ट्रेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन, एंड व्हेन वी रिमूव दिस साइन ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी व्हाट वी गेट मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी एंड दिस। सो दिस formula will become like this. So this is the Hooke's law for direct loading, uniaxial direct loading. But for 3 dimensional stresses we have different variables, like, so we can write like this. So sigma x sigma y sigma z tau x y tau y z tau x z. So these are on the left side, and that should be equal to some constant like this 2g. So g is the shear modulus, or we can say the modulus of rigidity, plus lambda. So in one column this 2g plus lambda, in next column it is only lambda. Lambda is the Lami's constant, and we know the value of this Lami's constant here. So it is E nu upon 1 plus nu into 1 minus 2 nu. So this is the standard formula for Lami's constant, and for g we know the relation E upon 2 into 1 plus nu. So here we can calculate the g. If we know the value of E and nu, we can calculate the value of g and lambda. So in the second column we have only lambda, third lambda 0 0 0. Then similarly it is the symmetric, means this is the line, here it is also representing the same thing. These are the strain. So stress is equal to some constant multiplied by strain. So this is the constant, this is the factor. So if you write the Hooke's formula, Hooke's law in generalized way for 3 dimensional stresses, then it is like this, it can be written like this. So if we know all these values, we can find out the stresses for 3 dimensional stresses, and here we have summarized these formulas. Already we have discussed previously, but here these formulas are summarized. Now we take a small numerical problem on this. The state of the stress at a point is sigma x दिया हुआ है, सिग्मा y दिया हुआ है, सिग्मा z दिया हुआ है, और हमारे पास shear stresses भी दे रखी हैं, तीनों shear stresses दे रखी हैं. Determine the normal and shearing stress on a plane perpendicular to the x axis whose direction cosines are. डायरेक्शन कोसाइंस दिए हुए हैं हमें ए एन एक्स और ए एन वाई. अगर हम यहाँ पे देखें तो ये हमारा जो नॉर्मल जो सिग्मा एन है उसका जो वेक्टर है दैट इज़ एन वेक्टर, और इसके अगर हम डायरेक्शन कोसाइंस देखें तो हमारे तीनों डायमेंशंस में डायरेक्शन कोसाइंस आ सकते हैं. तो वो फार्मूला हमको यहाँ पे देखना है. सो वी नो दिस
द डायरेक्शन कोसाइंस का जो स्क्वायर है अगर उसको ऐड करें दैट विल गिव अस 1, एक 1 मिलता है हमको। तो ये हम लोगों ने अभी प्रूव नहीं किया। तो ए एन एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर एन वाई प्लस ए स्क्वायर एन जेड इज इक्वल टू 1। सो इफ वी हैव द वैल्यू ऑफ दिस एंड दिस, सो व्हाट वी कैन डू, वी कैन गेट द वैल्यू ऑफ ए स्क्वायर एन एक्स। तो ए एन एक्स जब इसमें हम वैल्यू पुट करेंगे वी विल गेट ए एन एक्स इज इक्वल टू 0.829. So this we have calculated. Now sigma r x means sigma resultant ka x component, sigma resultant ka y component, that we have to calculate. Then we can apply this resultant stress. So it means we have to calculate sigma r x, sigma r y and sigma r z. Sigma r x क्या है, डायरेक्शन कोसाइन से उनको मल्टीप्लाई करते हैं जो स्ट्रेसेज हैं। सिग्मा x a n x प्लस टाउ x y a n y, सॉरी यहाँ पे छूटा हुआ है, इसको मल्टीप्लाई करेंगे। सिग्मा x a n x प्लस tau x y a n y plus tau x z a n z. You put all these values, you can get the value of sigma r, resultant का x component. So ये जो हमारा resultant है इसके तीनों कंपोनेंट होंगे, एक इस डायरेक्शन में है, एक इस डायरेक्शन में है और एक इस डायरेक्शन में है। तो जब हम तीनों कंपोनेंट निकाल लेंगे then we can calculate the easily sigma r and normal stress, shearing stress. We have standard formulas. Sigma r y similarly क्या लिख सकते हैं, tau x y into a n x, मतलब डायरेक्शन कोसाइंस इन x डायरेक्शन, डायरेक्शन कोसाइन इन y डायरेक्शन into this. So this is a standard formula. You can put these values in this, you can get minus 8.375. Then sigma r z, तो अगेन यू कैन पुट एंड यू कैन कैलकुलेट दीज वैल्यूज -30। तो यहाँ पे आप लोगों ने सिग्मा आर एक्स, सिग्मा आर वाई एंड सिग्मा आर जेड तीनों वैल्यूज कैलकुलेट कर लिए। उसके बाद ये फार्मूला सिग्मा आर इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ सिग्मा आर एक्स स्क्वायर प्लस सिग्मा आर वाई स्क्वायर प्लस सिग्मा आर जेड स्क्वायर, और इसको पुट करेंगे सिंप्लीफाई डूइंग कैलकुलेशंस, देन यू विल गेट 39.66 मेगा न्यूटन पर मीटर स्क्वायर इज द रिजल्टेंट स्ट्रेस। अब ये नॉर्मल स्ट्रेस कितनी है उसके लिए जो स्टैंडर्ड फार्मूला है सिग्मा आर एक्स इंटू ए एन एक्स प्लस सिग्मा आर वाई इंटू ए एन वाई प्लस सिग्मा आर जेड इंटू ए एन जेड। सो लाइक दिस यू कैन कैलकुलेट दी सिग्मा एन नॉर्मल स्ट्रेस। तो जो हमें दो कंपोनेंट निकालने होते हैं, एक सिग्मा एन मतलब नॉर्मल कंपोनेंट और एक टाओ नॉर्मल शेयर, मतलब टाओ जो शेयर स्ट्रेस का जो फार्मूला है वो अप्लाई करेंगे, देन वी विल गेट दी shear stress as 21.515. So very straightforward numerical problem. So like this we have finished the first unit. So after that we will discuss the next units in subsequent lectures. So thank you for watching the lecture. Thank you so much.